हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका स्कोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन हैं, इन पर हम विचार करते हैं। पहला कथन है, कार्बन फुटप्रिंट एक परिकल्पित मूल्य या सूचकांक है जो किसी गतिविधि, उत्पाद, कंपनी या देश द्वारा वायुमंडल में जोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैस की कुल मात्रा की तुलना करना संभव बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? एक मूल्य सूचकांक है जो किसी गतिविधि, उत्पाद, कंपनियां या कंपनी द्वारा, देश द्वारा वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, ठीक है, उसकी जो गणना करता है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। दूसरा जो कथन है, कार्बन फुटप्रिंट ज्ञात करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट, ठीक है, LCA विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बात सही है। कार्बन फुटप्रिंट पर क्वेश्चन आता रहता है, टफ पड़ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कार्बन फुटप्रिंट को ज्ञात करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से स्वशासन इन सिचु कंजर्वेशन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो संरक्षण है, ठीक है, जीवों का संरक्षण है, वनस्पतियों का संरक्षण है, ये जो संरक्षण किया जाता है इसके दो प्रकार हैं, स्वावासन यानी इन सिचु कंजर्वेशन और बाह्यवासन यानी इक्स सिचु कंजर्वेशन। जब इन सिचु कंजर्वेशन होता है तो इसका मतलब होता है जो भी जीव है, वनस्पति है, जहाँ वो पैदा हुई है उसी के वातावरण में ही उसे संरक्षित करना इन सिचु कंजर्वेशन कहलाता है, स्वावासन कंजर्वेशन कहलाता है। उसको कहीं दूसरी जगह आप ले जाके संरक्षित करते हैं, उसको बचाते हैं, तो वो इक्स सिचु बाह्य वासन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्ववासन इन सिचु कंजर्वेशन संरक्षण रणनीति का कौन उदाहरण है, जो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं इनमें। तो देखते हैं, बोटैनिकल गार्डन बिल्कुल नहीं। बोटैनिकल गार्डन जो है वो एक्स सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण है, मतलब बाह्य संरक्षण का एक उदाहरण है, क्योंकि आप जंगल से किसी वनस्पति को, जीव को, खेतों से कहीं से उठा करके आप बोटैनिकल गार्डन में लाकर उसको सुरक्षित करेंगे, तो ये तो एक्स सिचु का उदाहरण है। नेशनल पार्क बिल्कुल सही, इन सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण है। उपवन भी इन सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण है। जैवमंडल रिजर्व भी इन सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण है। चिड़ियाघर नहीं आएगा, चिड़ियाघर एक्स सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो 2, 3, 4 यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2, 3, 4 हमारा आंसर है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, फिर देखिए 2 कथन दिए गए, कथनों पर विचार करना। ऐसे ही प्रश्न आपको पीसीएस में मिलेंगे। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन है, कौन से एक या दोनों सही हैं, ये हमें देखना है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यह भारत के मेघालय राज्य के दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पहली बात बिल्कुल सही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथी, लाल पांडा, बायसन देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में दोनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मीथेन के स्रोत के बारे में, निम्नलिखित में से किन किन स्रोतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। किन किन स्रोतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है? तो धान का खेत बिल्कुल सही, आप बहुत सारा पढ़े होंगे, धान के खेत से मीथेन निकलती है। जानवर यानी गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, उनके मुंह से झाग जैसी निकलती है, वो मीथेन होती है, तो वो मीथेन वो छोड़ते हैं जानवर। दीमक की बांबी, दीमक बहुत सारी ऐसे जंगलों में ऐसे मिट्टी का ढेर जैसा बांबी बनाती है, उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हैं वो भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, ये भी मीथेन का उत्सर्जन करता है। परमाफ्रॉस्ट एक बहुत ठंडी बर्फ़ जो होती है, चट्टानों के नीचे दबी हुई एक बहुत पुरानी बर्फ़ होती है, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। ठीक है,
इसको देख लीजिएगा, मीथेन का उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं? सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, इन पे हम विचार करते हैं। ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियां मिलाने पर चालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक पर भी प्रश्न आता है, तो इसके लिए डिटेल में प्रश्न मैंने बनाया, समझ लीजिएगा। चालक होता है एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। चालक और कुचालक के बीच में जो आते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में विद्युत का जो होता है चलन नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियाँ, उनको गर्म किया जाए या कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाए तो वो हल्का सा उनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, तो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक की परिभाषा ऊपर दी गई, बिल्कुल एकदम सही है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम अर्धचालक हैं, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझते रहिए। अगला प्रश्न छठा देखिए, फिर से कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमीहाइड्रेट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर में भी किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कथनों में से कौन सा सत्य है? दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। पीओपी जिसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में पीओपी कहते हैं। उसका प्रयोग आप जानते हैं मूर्ति बनाने में, घरों में आजकल हो रहा है। प्लास्टर जो चढ़ता है, हड्डी टूट जाती है, उसमें भी होता है, कई चीज़ों में हो रहा है, तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न सातवां है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ तत्व है, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता। तो आप लोग चलिए चेक करते हैं मिलान कौन सा गलत है। हाइड्रोजन एच कैवेंडिश, बिल्कुल सही, कैवेंडिश ने खोजा था हाइड्रोजन को। आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ होता है, इसको अल्बर्ट मैक्सन ने खोजा था, बिल्कुल सही है। सोडियम को डेवी ने खोजा था, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन रदरफोर्ड, बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर है। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टीले दो लोगों ने मिलकर की थी, उसमें प्रिस्टीले का नाम ज़्यादा आपने सुना होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आंसर है हार्ट अटैक से। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो पहले 60 मिनट 1 घंटे में जो उपचार अगर मिल जाता है उसको, तो वो व्यक्ति, उसकी जान बचाई जा सकती है, इसलिए उसको गोल्डन आवर पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो आसान प्रश्न है, आपको पता होगा, अच्छे से देख ले। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? आंसर है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। 10वां प्रश्न, किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की? किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, किसने बताया? तो वो थे एडविन हब्बल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, आ सकता है, एक बार आया भी है, एडविन हब्बल। ओके, फिर देखिए 10वां प्रश्न जनसंख्या वाले पोर्शन से है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक है? जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 कारक हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवास, तीनों कारक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसी शहर की जनसंख्या मान लो 1 लाख है, कुछ लोग मर गए, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। कुछ जन्म हुआ तो बढ़ गए, धनात्मक परिवर्तन हुआ। मृत्यु हुई, ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। कुछ लोग प्रवास कर गए, बाहर चले गए तो भी, और कुछ लोग बाहर से आ गए तो भी घटती बढ़ती रहती है जनसंख्या। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक 3 हैं, प्रमुख कारक 3 है मेन, जन्म, मृत्यु, प्रवास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है हमें देखना है। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, बिल्कुल सही है। एक पठार का एक भाग है, पठारी भाग है जो दंडकारण्य, उसका नाम है, जो छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से होते हुए फैला हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ दंडकारण्य बिल्कुल सही है। झारखंड छोटा नागपुर पठार, ये भी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश राढ़ क्षेत्र, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। आंध्र प्रदेश में राढ़ क्षेत्र नहीं, राढ़ क्षेत्र बिहार का वो क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, बिहार का जो बाढ़ग्रस्त एरिया उसे राढ़ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग के संबंध में प्रश्न है। सरकारिया आयोग के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने 9 जून 1983 को किया था। दूसरा कथन, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए
बनाया गया था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं। सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे और 9 जून 1983 को बना था। केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था मतलब संविधान से इतर वो संस्था जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है, उसके लिए है। ठीक, एक सिंपल अधिनियम द्वारा, कानून द्वारा उसको बना दिया गया। तो हमको ये देखना है कौन कौन सी संविधानेतर संस्था है। पहली नीति आयोग, बिल्कुल सही। नीति आयोग संविधान में नहीं है, ये एक संविधानेतर संस्था 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक संस्था, संवैधानिक 324 अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। मानवाधिकार आयोग ये भी संविधानेतर संस्था है, इसका भी गठन हुआ 1993 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग 1, 4, 5 ये संविधानेतर संस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संविधानेतर जो संस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है अगर बिना सूचना किए, बिना अनुमति के लगातार कितने दिन तक कोई सांसद अगर संसद नहीं जाता है? 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 60 दिनों तक अगर कोई लगातार गायब रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। 16वां प्रश्न। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो ऐसे गवर्नर जनरल भारत का ऐसा कौन सा जिसने कहा था कि कांग्रेस बहुत कम अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ये संस्था? ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, 17वां प्रश्न। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? यहाँ पर 4 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में है? देखते हैं। लोथल तो गुजरात में है, एक बंदरगाह था। आलमगीरपुर ये है यूपी में, मेरठ में है। हुलास ये भी यूपी में है, सहारनपुर में। कालीबंगा राजस्थान में है। तो हम देखते हैं आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास सहारनपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के जो शासक थे, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या लेख से। ठीक है, अयोध्या लेख से। ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें एक गलत पकड़ना है। एक तरफ रियासत हैं, दूसरी तरफ उनके शासक हैं। देवगिरी के सामने शंकरदेव, तो देवगिरी के शासक थे शंकरदेव, बिल्कुल सही है। वारंगल रामचंद्र देव, तो यहाँ पे ये गलत है। वारंगल के जो शासक थे रामचंद्र देव नहीं थे, रामचंद्र देव भी देवगिरी के शासक थे, वारंगल के नहीं थे। वारंगल में शासक थे गणपति, रुद्रमा देवी, प्रताप रुद्र, ये लोग वारंगल के थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। होयसल में वीर बल्लाल थे, मथुरा में वीर पांड्य थे और भी राजा थे, तो बी वाला गलत है। रामचंद्र देव देवगिरी के ही शासक थे, वारंगल के नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत था, ये हमारा आंसर है। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? देखते हैं, 2 कथन हैं। 1857 की क्रांति में संबलपुर, जो उड़ीसा का क्षेत्र था, रियासत थी, संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जल शाही ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही बात है। असम में इस क्रांति का नेतृत्व कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त ने किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये चारों नाम याद कर लीजिए आप, किसने कहाँ पर नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं कथन। 21वां प्रश्न है, भारतीय नदियों के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? देखते हैं, 2 कथन हैं, कौन सही है कौन गलत है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी हैं परंतु उनकी गति बहुत तीव्र है, बिल्कुल सही बात है। ये जो अरब सागर से जो नदियाँ, प्रायद्वीप से जो नदियाँ अरब सागर की ओर गिर रही हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, मांडवी है, शरावती है, ठीक है, और भी नदियाँ हैं। ये नदियाँ छोटी हैं लेकिन बहुत तीव्र इनकी गति है, बिल्कुल सही।
इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में, ये भी बात बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। वो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपनी वृद्धावस्था में, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादन है? आप जानते हैं आयोडीन समुद्र से प्राप्त किया जाता है, उसका अग्रणी उत्पादन विश्व में कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, विश्व का सबसे लंबा देश है चिली, तो वहाँ पर आयोडीन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 23वां प्रश्न देखिए, जीएसटी के संबंध में है। जीएसटी के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन हमें देखना, विचार करना है। भारत में जीएसटी का जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जीएसटी का जनक जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। भारत में जीएसटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में लागू हुआ, बिल्कुल गलत। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, तो 2 नंबर बिल्कुल गलत है। तो इसमें आंसर क्या है? केवल 1, ठीक है, केवल 1 सही, ठीक। अगला प्रश्न, ये देखिए बुक बहुत अच्छी है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्टीफन हॉकिंस, इनके बारे में आप जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंस बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनको बीमारी से भी ग्रसित थे, वो व्हील चेयर पर ही रहे, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ब्रह्मांड और पृथ्वी के संबंध में बहुत सारा इन्होंने कार्य किया है, खोज की है। अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन हैं। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। कील नहर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। कील नहर यूरोप में है, यूरोप का जो जर्मनी देश है वहाँ पे कील नहर है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, बिल्कुल गलत बात, ठीक है, ये गलत बात है। तो आंसर क्या हुआ? केवल 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, केवल 1। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को नहीं, इसलिए दूसरी जो बात है, दूसरा कथन है वो गलत है। आंसर है केवल 1। 26वां प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छे से याद कर लीजिए, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है, 22 मई को। 27वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है पीछे में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है जामनगर, याद कर लीजिए, जामनगर गुजरात में है। जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी है, तेल शोधनशाला जो लगी है वहाँ पर रिलायंस कंपनी की है, मुकेश अंबानी की है, वो जामनगर में है, ठीक है। और प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो स्थित है वो जामनगर में है, ठीक है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें एक गलत पकड़ना है। सोना के सामने कोलार लिखा है, यानी कोलार कर्नाटक में, उसमें सोना निकलता है खान में, बिल्कुल सही। केजीएफ आपने पिक्चर देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड फुल फॉर्म है उसका, तो सोना निकलता है कोलार में। कोयला झरिया, ये भी बिल्कुल सही है, कोयला आपको झरिया में मिलता है। लौह ऐश का खेतड़ी, बिल्कुल गलत। हीरा पन्ना, बिल्कुल सही, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। तो आंसर क्या है? सी, लौह ऐश खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में, यहाँ पर सीसा लेड मिलता है और तांबा मिलता है, लेकिन लौह ऐश का नहीं मिलता, इसलिए सी गलत था, यही हमारा आंसर है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? परिवहन, संचार, वाणिज्य किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। ये सभी आते हैं तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आता है कृषि, खनन, लकड़ी काटना, खाद्य संग्रह, आखेट, ये सब आता है प्राथमिक में। द्वितीयक में आता है उद्योग धंधे, विनिर्माण, ये सब आता है। तृतीयक में सेवाएं आती हैं, और परिवहन, वाणिज्य से ये सब सेवाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील आजकल खूब आप प्रयोग कर रहे होंगे, इसके थर्मस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किसको मिलाया जाता है? जस्ता, टिन, क्रोमियम, तांबा। तो यहाँ पर आंसर है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें 70% लोहा होता है, 16 से 18% क्रोमियम होता है, 10 से 14% निकिल होता है, निकिल, ठीक है। बाकी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, पर जस्ता, टिन और तांबा
जस्ता, टिन और तांबा इसमें नहीं होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम है, बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।